अस्सलाम वालेकुम। आज के हम इस वीडियो में इंटरप्ट्स एंड एक्सेप्शंस को देखेंगे कि वो हार्डवेयर लेवल के ऊपर जब हमारे पास कोई इंटरप्ट आती है तो हम किस तरह से पाइपलाइन को हैंडल करते हैं और फिर उसका सलूशन किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करके उसका सलूशन फाइंड करते हैं और फिर दोबारा से अगेन पाइपलाइन को चलाते हैं। एंड हमारे पास मॉडर्न कंप्यूटर्स के अंदर जो मॉडर्न हमारे पास चिप्स बन रही हैं उसके अंदर हम इंटरप्ट्स को किस तरह से हैंडल करते हैं वो सब हम इसी वीडियो के अंदर देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर हम इंटरप्ट या एक्सेप्शन को देखें तो काफ़ी सारे जो हमारे पास आर्किटेक्चर हैं वो मतलब इन दोनों के अंदर कोई भी फ़र्क नहीं रखते। कुछ हमारे पास आर्किटेक्चर हैं जो इन दोनों के अंदर फ़र्क रखते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इंटेल X86 की, जो कि आजकल हमारे और आपके कंप्यूटर के अंदर भी यही चीज़ लगी हुई है, यही चिप लगी हुई है, तो ये हमारे पास ना सिर्फ इंटरप्ट्स को हैंडल करते हैं या लाइक ये ना एक्सेप्शन कहते हैं कि वो ऐसा कुछ नहीं होता, ये सारी चीज़ें इंटरप्ट ही हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसे आपको ना कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, दोनों एक ही बात है। इंटरप्ट है, एक्सेप्शन है, एक ही चीज़ है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास रिस्क भी आर्किटेक्चर है वो यहाँ पर कुछ ये टेबल इन्होंने दिया हुआ है कि अगर आपके पास ये इवेंट हो जाए और वो एक्सटर्नल है या इंटरनल है तो उस लिहाज से हम उसको एक्सेप्शन या इंटरप्ट के लिहाज से इसको डील करेंगे। तो आप ये टेबल को देख सकते हैं, इस लिहाज से आप देख सकते हैं कि भाई क्या चीज़ एक्सेप्शन है और क्या चीज़ हमारे पास इंटरप्ट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई अगर एक्सेप्शन आ जाए रिस्क या आर्किटेक्चर के अंदर तो हम उसको हैंडल किस तरह से करेंगे। उसके पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये 5 स्टेजेस हमारे पास, हमने देखा था कि 5 स्टेजेस हैं हमारे पास एक पाइपलाइन की। तो उसके अंदर कहाँ पर हमारे पास ऐसी इंस्ट्रक्शन आ गई है कि जिसने एक्सेप्शन या इंटरप्ट हमारे पास जनरेट कर दिया। तो सबसे पहले हम उस चीज़ को देखेंगे, हाउ द सीपीयू फाइंड्स द राइट कोड टू फिक्स अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो पहला स्टेप ये होता है कि हमारे पास इंटरप्ट आ गई, ठीक है। दूसरा स्टेप हमारे पास ये होगा कि सीपीयू आपके पास जिस इंटरप्ट के ऊपर, जिस इंस्ट्रक्शन के ऊपर हमारे पास इंटरप्ट आई है उसका जो पीसी है, करंट पीसी, ठीक है, उसको ऐसी पीसी, ये हमारे पास एक रजिस्टर होता है सुपरवाइजर एक्सेप्शन प्रोग्राम काउंटर, इसके अंदर उसका जो करंट पीसी है ना वो हमारे पास स्टोर हो जाता है, ठीक हो गया। अब तीसरा काम क्या करेगा कि उस एक्सेप्शन या इंटरप्ट का जो भी कोड है जिसको हम एरर कोड कहते हैं, लेट्स सपोज वो कहता है कि अनडिफाइंड ऑप कोड के लिए वो हम 2 को यूज़ करते हैं। इस तरह से हार्डवेयर मेल फंक्शन को हम आई थिंक सो 11 के 12 से डिकोड करते हैं, ठीक है। तो ये जो भी हमारे पास एरर कोड होगा ये हम सी कोज रजिस्टर है, सुपरवाइजर एक्सेप्शन कोज रजिस्टर, इसके अंदर हम इस एरर कोड को हम स्टोर कर देते हैं। अच्छा, एक और चीज़, ये एस सी पी सी और सी कोज, ये दोनों रजिस्टर हमारे पास 64 बिट करते हैं। अब इसके आगे ना हमारे पास 2 पाथ होते हैं, या तो हम नॉन वेक्टर तरीके के थ्रू हम इस एक्सेप्शन या इंटरप्ट को हम हैंडल करें, या फिर हम वेक्टर्ड तरीके के थ्रू हम इस चीज़ को हैंडल करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉन वेक्टर के थ्रू। अच्छा, अब वो 3 चीज़ें हमने कर ली, इंटरप्ट आ गया, हमने पीसी को ऐसे ही पीसी रजिस्टर के अंदर स्टोर कर दिया, हमने एरर कोड को हमने सी कोज रजिस्टर के अंदर स्टोर कर दिया। अब चौथा स्टेप ये होगा कि जो हमारे पास कंप्यूटर है वो जंप कर जाएगा इस वाले एड्रेस के ऊपर। अच्छा, अब मेनली इस एड्रेस के ऊपर ना हमारे पास सारे कोड्स यानी कि सारे इफ एल्स लगी होती हैं कि जब भी आप नया कंप्यूटर खरीदते हो मेमोरी के अंदर ना ये सारा कोड पहले से ही हार्ड कोडेड हुआ होता है। पांचवा स्टेप क्या होगा कि हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी कि सॉफ्टवेयर, वो सी कोज रजिस्टर को देखेगा और कहेगा अच्छा यार ये एरर है, ठीक है मैं समझ गया हूँ। अगला स्टेप वो क्या करेगा, वो जॉइंट एक इफ एल्स होगा कि जहाँ पर जाके वो देखेगा अच्छा ये जो हमारे पास अनऑर्डर्ड ऑपकोड आ गया, ठीक है, तो इसको हम किस तरह से डील करेंगे, किस इफ एल्स के अंदर ये जाके हम देखेंगे। वो इफ एल्स देखता है और उसके अगेंस्ट जो सा कोड, ब्लॉक ऑफ कोड होगा, वो वहाँ पर जाएगा जंप टू दैट ब्लॉक और उसको एग्जीक्यूट कर देगा ताकि जो हमारे पास वो एक्सेप्शन है वो हल हो सके। अब यही तरीका हम वेक्टर्ड तरीके के अंदर देखें तो कैसे होगा कि जैसे ही हमारे पास वो 3 पहले स्टेप तो वही सेम है, इंटरप्ट आई, सी ऐसे पीसी रजिस्टर के अंदर हमने पीसी को स्टोर किया, सी कोज रजिस्टर के अंदर हमने एरर कोड को स्टोर किया। अब चौथा स्टेप यहाँ पर क्या, द सीपीयू हार्डवेयर टेक्स अ बेस एड्रेस को वो पकड़ेगा और जो एरर कोड आएगा उसके साथ उसको ऐड करके उसका जो भी एड्रेस बनेगा वहाँ पर जाके वो जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसको एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से उसने एक जो एड्रेस उसको निकला वो वहाँ पर गया, द सीपीयू जंप्स डायरेक्टली टू दैट स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है, वहाँ पर चला गया और उसने जाके जो एग्जैक्ट इंटरप्ट थी उसको उसने एग्जीक्यूट कर दिया। अब यहाँ पर जो वो कोड है वो जल्दी से रन हो गया। यहाँ पर तो हमने पूरा एक लंबा सारा चक्कर लगा के हैं, यहाँ पर हम डायरेक्ट मैथ कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास जो वेक्टर्ड वाला तरीका वो ज़्यादा फास्ट है और मॉडर्न कंप्यूटर्स के अंदर भी हमारे पास वेक्टर्ड तरीका ही यूज़ हो रहा है।
अच्छा, अब हमने इन दोनों के एंड पर तो हमने जो एक्सेप्शन है या इंटरप्ट है हमने उसको सॉल्व कर लिया है। अब उसके आगे आगे भी दो केसेस होते हैं। अगर तो वो एक्सेप्शन हमारे पास रीस्टार्टेबल है, यानी कि हमने उसको ठीक कर लिया और बाकी का सारा काम ठीक से हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, हम उसके ऑपोजिट जो एक्शन है वो करेंगे और उसके बाद जो ऐसी पीसी के अंदर हमने पीसी को स्टोर करवाया था हम वो वापस उसी प्रोग्राम के ऊपर चले जाएंगे और वही इंस्ट्रक्शंस हम चलाते जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हमारा काम हो जाएगा। लेकिन अगर वो रीस्टार्टेबल इंस्ट्रक्शन नहीं थी, ठीक है, मतलब हमारे पास जो एक्सेप्शन आई वो सॉल्व नहीं हुई किसी तरह से, ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं, हम एरर को सी पैक और एस और सी कोर्स रजिस्टर को लेकर और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, उनको लेकर हम एक रिपोर्ट एरर जनरेट करते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट जब आपको आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ब्लू स्क्रीन आ जाती है और उसके ऊपर प्रॉपर वो कोज लिखा होता है कि किस वजह से आई है। अच्छा, अब यही सारी चीज़ें अगर आप बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप ये थ्योरी है मतलब एक हिसाब से, तो अगर आप वहाँ से देखो तो सेम वही चीज़ें हैं। ठीक है, एक्सेप्शन इज़ नॉट वेक्टर्ड, तो हम सिंगल पॉइंट एंट्री के थ्रू ऑल एक्सेप्शंस को भी यूज़ करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि वो एक जो मैंने ये वाला कोड था, ये एड्रेस, इसके ऊपर जाके वो सारे इफ एल्स को एग्जीक्यूट करता है। अच्छा, अब ना जिन्होंने 8088 या 8086 आर्किटेक्चर पढ़ा हुआ है तो उनको ये चीज़ समझ आ जाएगी। जिनको नहीं भी पढ़ा उनको मैं बता देता हूँ कि हमारे पास जो मेमोरी होती है ना, उसके शुरू वाले ब्लॉक के अंदर ना हमारे पास कोई 8 इंस्ट्रक्शंस या 32 बाइट्स ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इनके अंदर प्रॉपर हमारे पास ना इंटरप्ट्स या एक्सेप्शंस के जो कोड होते हैं वो यहाँ पर लिखे होते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई एक्सेप्शन आती है, लेट्स सपोज करो यहाँ पर आपका प्रोग्राम रन कर रहा है, ठीक है, और जब भी कोई एक्सेप्शन आएगी वो डायरेक्ट इस कोड के ऊपर जाएगा और जाके देखेगा अच्छा मेरे पास 0 है, यानी कि टाइम की इंटरप्ट है, आई थिंक सो ऐसा ही कुछ है, तो वो टाइम वाली इंटरप्ट को जाकर उसका जो कोड है वो एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये एक ना 8 इंस्ट्रक्शंस या 32 बाइट्स का एक कोड होता है जो हमारे पास पड़ा होता है। और इसके अलावा आप पढ़ सकते हो, इसके अलावा इसके अंदर ना एज सच कोई खास चीज़ नहीं है। देन मैंने वेक्टर्ड और नॉन वेक्टर्ड इन दोनों के दरमियान में कंपैरिजन कर रहा है, आप इसको इजीली पढ़ सकते हो। एक सॉफ्टवेयर लेवल के ऊपर डील करता है और दूसरा हार्डवेयर लेवल के ऊपर डील करता है। ओके, अब हमने एक्सेप्शंस और इंटरप्ट्स को तो देख लिया, अब इसको देखते हैं कि ये पाइपलाइन के अंदर किस तरह से हमारे पास बिहेव करेगी। तो हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है जो कि ऐड की इंस्ट्रक्शन है और वो एक्जी यानी कि ALU स्टेज के ऊपर जाके उसने ना कोई हार्डवेयर मेल फंक्शन इसने डिटेक्ट कर लिया। अब इसके आगे देखते हैं होगा क्या। तो सबसे पहले हमने करना है प्रिवेंट क्लोबरिंग, मतलब जो हमारे पास डाटा है वो हमने ख़राब नहीं करना। तो उससे पहले ना हम सबसे पहले क्या करते हैं, राइट एनेबल की जो वायर है उसको डिसेबल कर देते हैं ताकि कोई भी ख़राब कोड हमारे पास मेमोरी के अंदर सेव ना हो जाए गलती से भी। दूसरा काम क्या हम करते हैं कि कंप्लीट प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस, यानी कि लेट्स सपोज करो कि ये EXE की स्टेज है, ठीक है, इसके आगे मेम की भी स्टेज है, इसके आगे राइट बैक की भी स्टेज है। अब ये जो दो इंस्ट्रक्शन इन दो स्टेजेस के ऊपर है उनका तो कोई कसूर नहीं है भाई, वो तो बिल्कुल मासूम थी, तो उनको तो पहले एग्जीक्यूट करो ना, इनको दोबारा हमने क्यों एग्जीक्यूट करना है, इनको पहले निकालो। ठीक है, इनको निकाल दिया, देन हम क्या करेंगे, इससे पीछे जितनी इंस्ट्रक्शन थी और इंक्लूडिंग दिस वन जहाँ पर हमारे पास हार्डवेयर मेल फंक्शन आया है, ठीक है, हम इन तीनों इंस्ट्रक्शंस को हम फ्लश कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी ये सीन लिखा हुआ है। देन हम क्या करेंगे, हम ऐसे पीसी और एस कोज जो हमारे पास रजिस्टर्ड है इनके अंदर हम पीसी और जो कोज है उनको हम सेव करेंगे। एंड देन हम क्या करेंगे, हम हैंडलर को कंट्रोल ट्रांसफ़र कर देंगे। वही हैंडलर जो अभी हमने देखा वेक्टर और नॉन वेक्टर के अंदर के जो वो एड्रेस था, स्पेसिफिक एड्रेस जिसके अंदर जाके हमने देखा कि वो सारे हमारे पास कोड एक्सेप्शंस और इंटरप्ट्स के लिखे होते हैं, वहाँ पर ये हैंडलर उसी को कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर वो CPU चला जाता है। अब डेटा पाथ को थोड़ा सा हम रिव्यू करते हैं दोबारा। अब ब्रांच इंस्ट्रक्शन यानी कि हमने कंट्रोल हैजर्ड्स में देखा था कि IF.flush किस लिए काम आता है। ठीक है, अब यहाँ पर दो और फ्लश आ गए हैं, ID.flush और EX.flush। ये क्यों आ गए वो मैंने अभी बता दिया। ठीक है, अब इनके क्या होगा, जैसे ही डाटा हैजर्ड डिटेक्शन होगी, यहाँ पर एक तरह से ना एक्सेप्शन भी हैजर्ड डिटेक्शन की ही फॉर्म में आती है। ठीक है, वैसी बिल्कुल नहीं आती है, बस इसको भी हम यहाँ पर ही हैंडल करते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे ही वो आएगी तो उसका काम है वो देखना कि अगर EXE स्टेज के ऊपर आई है तो वो इन दोनों तीनों फ्लश को ऑन कर देगा और बाकी वो कहेगा अच्छा तुम दोनों इन दो स्टेज के ऊपर जो भी काम हो रहा है वो जल्दी जल्दी से हो, फिर बाद में हम देखेंगे। जो भी कोड होगा वो इन दो रजिस्टर्स के ऊपर हमारे पास स्टोर करवा देगा। ठीक है, तो ये हमारी अपडेटेड डाटा बात होगी। वही सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर एज अ थ्योरी हमने यहाँ पर लिख दी हैं। IF स्टेज के ऊपर टर्निंग इनटू द नोब, इसको हम नोब कर देंगे, फिर फ्लश कर देंगे ID स्टेज को, ID.flush को कर देंगे। एंड देन EXE फेज के ऊपर भी हम इसको EXE.flush कर देंगे और फिर हमारे पास जो कंट्रोल है वो इस हैंडलर के ऊपर चला जाएगा, ये जो एड्रेस हमने हमारे पास है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ आई थिंक सो मैंने मिस कर दी। हाँ, ये हमारे पास एक कोड भी है, हम यहाँ पर इसको रखते हैं। जैसे ही हमारे पास ये एक्सेप्शन वाली आ जाती है तो हम इस वाले कोड को, यानी कि इस मक्स में हम इस वाले कोड को आगे भेज देते हैं। ओके,
तो इसकी एक एग्जांपल भी कर देते हैं। ये हमारे पास एक कोड है, ठीक है, और वो कहता है कि आपके पास जब कोई मेल फंक्शन हो जाए तो यानी कि जो आपने कोड चलाना है हैंडलर का, तो वो आपने यहाँ से चलाना है, ठीक है। ओके, तो इसको हम ज़रा क्लोज करके देखते हैं। इसको मैंने 2 साइकिल्स के अंदर अगेन डिफाइन किया है, इसको देखते हैं कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो हमारे पास ऐड इंस्ट्रक्शन के अंदर जो हार्डवेयर मेल फंक्शन आना था वो आ गया, ठीक है। इससे आगे जो इंस्ट्रक्शंस हैं हमने उनको सेफली यहाँ से आउट करना है, और पीछे से जो भी इंस्ट्रक्शन है हमने उनको फ्लश कर देना है, ठीक है। तो इसकी ये दूसरी डायग्राम ये है कि जहाँ पर हमारे पास ये देखो ये और वाली सेकंड लास्ट इंस्ट्रक्शन थी, इसको हमने अगले वाली स्टेज के ऊपर बताया, और जो उससे अगली इंस्ट्रक्शन थी उसको हमने सेफली एग्जीक्यूट कर दिया। देन पीछे जो भी हमारे पास इंस्ट्रक्शन आई है उसको हमने बबल कर दिया, यानी कि हमने उसको फ्लश वगैरह कर दिया, ठीक है। और जो हमारे पास वो हैंडलर का कोड था एस जी, ये उसने बताया हुआ था, ये हमने कोड यहाँ से पुश करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अगर आप ये देख सकते हो कि ये डाटा पाथ कितना मतलब सही हो गया। ओके, तो हैंडलर का जो कोड था वो हमने यहाँ से पुश कर दिया। अब ये जो हमारे पास जो भी मसला था उसका जो आंसर होगा वो इस कोड के थ्रू हमारे पास मिल जाएगा। हमने बस इस डाटा पाथ को क्लियरली बताना था। तो अभी तक हम दे रहे थे कि साथ ही एक्सेप्शन आ जाए, फिर हमने देखा एक्सेप्शन अगर पाइपलाइन के ऊपर आ जाए। अब हम देखेंगे कीमे वाली एक्सेप्शन, यानी कि मल्टीपल एक्सेप्शन। अगर पाइपलाइन के अंदर मल्टीपल एक्सेप्शन आ जाए तो फिर क्या होगा? तो उस केस में क्या होगा, लेट्स सपोज करते हैं कि हमारे पास मेम स्टेज के ऊपर एक एक्सेप्शन आ गई जिसके अंदर वो मेमोरी एक्सेस फॉल्ट दे रहा था, और एक आईडी स्टेज के ऊपर आ गई जहां पर हमने अनडिफाइंड ऑप कोड को हमने एक्सेस करने की कोशिश की है। अब ये दो जो हमारे पास एक्सेप्शन है ये एक साथ आ गई हैं। अब इस केस में हम किस वाली एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे? अब जाहिर बात है हमारे पास जो रजिस्टर है जिसके अंदर हम एरर कोड और पीसी को मतलब स्टोर करते हैं, तो वो तो हमारे पास एक ही है। तो अब इस केस में सवाल ये है कि हम किस वाली एक्सेप्शन को पहले हल करेंगे। तो इसका जवाब ये है कि जो सबसे पहले आएगा हम उसी को पहले रिजोल्व करेंगे। तो अगर इस केस में देखा जाए तो हमारे पास जो मेम स्टेज के ऊपर एक्सेप्शन आ रही है उसको हम पहले सोल्व करेंगे। तो जब हमारे पास मेम स्टेज के ऊपर हमारे पास एक्सेप्शन है उसको हमने सोल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, हम उससे मेम स्टेज इंक्लूडिंग और उससे पीछे जितनी भी स्टेजेस हैं उन सबको हम फ्लश कर देंगे, और बाकी फिर वही हमारे पास हैंडलर वाला कोड है वो हम चला देंगे। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया था कि भाई सीपीयू ने जो एक्सेप्शन जिस इंस्ट्रक्शन के ऊपर आएगी उसको किस तरह से मतलब डील करना है, उसको किस तरह से देखना है कि किस इंस्ट्रक्शन के ऊपर आई। अब हम देखेंगे कि भाई वो जो सीपीयू है वो पाइपलाइन को रोकता किस तरह से है। इसके भी हमारे पास दो तरीके हैं, एक प्रिसाइज एक्सेप्शन है और एक इम्प्रिसाइज एक्सेप्शन है। प्रिसाइज एक्सेप्शन के अंदर हम दो चीज़ें हार्डवेयर के अंदर गारंटी करते हैं। क्या मतलब कि जो भी इंस्ट्रक्शन है उससे आगे वाली, ठीक है, लेट्स सपोज करो अगर EXE के अंदर हमारे पास एक्सेप्शन आई है तो उससे आगे मेम स्टेज और राइट बैक वाली स्टेज उसको हमने परफेक्टली यानी कि फिनिश करना है, उसका कोई अमल दखल नहीं है हमारे पास एक्सेप्शन के अंदर। तो इस ये दो जो इंस्ट्रक्शन है इनको तो सही तरह से गुजारो। देन हम क्या करते हैं, हम उससे पिछली जो सी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फ्लश कर देते हैं। ये हमारे पास हार्डवेयर लेवल के ऊपर प्रिसाइज एक्सेप्शन हो रही है, ठीक है। अगर हम इम्प्रिसाइज एक्सेप्शन के ऊपर जाएं तो वहाँ पर क्या चीज़ हो रही है, वहाँ पर सबसे पहले क्या करेगा, वो सारी की सारी जो पाइपलाइन है उसको फ्रीज कर देगा इन अ मिली सेकेंड और समथिंग गोज अराउंड, ठीक है। अब हमारे पास पूरी की पूरी पाइपलाइन फ्रीज हो चुकी हुई है, ठीक है। अब हम उस पूरी पाइपलाइन के अंदर उस कोड को देखेंगे जो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, दैट इज कम्प्लीटली इनोसेंट। हम लेट्स सपोज करो कि वो ये वाला कोड था जो कि बिल्कुल ठीक था, लास्ट इनोसेंट कोड, ठीक है। अब इससे पीछे जितनी भी इंस्ट्रक्शन है अब उनके अंदर हो सकता है कि इसमें से ये वाली इंस्ट्रक्शन हमारे पास करप्ट हो या ये वाली हो या दो इकट्ठी हो। अब इसके आगे हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। वो क्या काम करता है, वो मैन्युअली फिगर आउट करता है। क्या मतलब, वो 5 जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि पाइपलाइन के अंदर है उनमें से देखता है कि किसने क्रैश किया, वो देख लिया। अब उसको देखता है कि भाई विच ऑफ द ओल्डर इंस्ट्रक्शन नीड टू बी मैन्युअली कंप्लीटेड, यानी कि कौन सी इंस्ट्रक्शन है जो कि बिल्कुल ठीक है, हम उसको तो कंप्लीट करें फिर बाकियों को बाद में देखेंगे। देन वो देखता है कि भाई कौन सी न्यूअर इंस्ट्रक्शन है जिसको हमने डिलीट करना है, ताकि हम उसको डिलीट करके अपनी पाइपलाइन को ठीक करें और फिर जो एक्सेप्शन है उसको हम हल कर सकें, ठीक है। अब इन दोनों एक्सेप्शंस के अंदर कौन सी वाली ज़्यादा सही है, वो ये है कि हमारे पास हार्डवेयर इम्प्रिसाइज के अंदर हमारे पास हार्डवेयर ईजी हो जाता है, लेकिन सॉफ्टवेयर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आ जाती है। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आ रही, लेकिन हार्डवेयर लेवल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। अगर मैं मॉडर्न सीपीयूज़ की बात करूँ तो वहाँ पर प्रिसाइज एक्सेप्शंस वाला तरीका ही हम यूज़ करते हैं। हम हार्डवेयर लेवल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी एक बार ही हम झेल लेते हैं, ताकि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं जिन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है उनके लिए काफ़ी सर दर्द ना हो, वो बाकी चीज़ों के ऊपर फोकस कर सकें। ओके, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा अपना KBC को खेल लेते हैं विद अमिताभ बच्चन।
अब ज़ाहिर-सी बात है आपको अमिताभ बच्चन तो सही वाला नहीं मिलेगा, तो थोड़ा-सा सस्ते वाले से आप काम चलाएँ। आपको अमिताभ बच्चन थोड़ा-सा उर्दू स्टाइल में देखते हैं। आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एक ये प्रश्न आ गया, आपने इस चीज़ का जवाब देना है, इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है? इफ एन एक्सेप्शन अकर्स इन द मेम स्टेज, व्हिच स्टेजेस यूजुअली नीड टू बी फ्लश्ड? तो अभी मैंने इस चीज़ को बताया कि भाई जब आपके पास मेम स्टेज के ऊपर आपके पास कोई एक्सेप्शन आ जाए, तो आपने क्या करना है, आपने मेम स्टेज इंक्लूडिंग करके उससे पीछे जितनी भी स्टेजेस हैं, आपने उनके ऊपर फ्लश अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सही आंसर है वो सी आंसर है। ओके, देन हमारे पास अगली जो क्वेश्चन आ जाता है वो, हाउ इज अ ब्रांच मिस प्रिडिक्शन सिमिलर टू एन एक्सेप्शन? अभी मैंने उस चीज़ को बताया कि ब्रांच मिस प्रिडिक्शन के अंदर भी हम क्या करते हैं, जैसे ही मिस प्रिडिक्शन होती है हम उससे पीछे जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं हम उसको फ्लश कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो सही आंसर है वो है ए। देन हमारे पास तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट हैपेंस टू द पीसी व्हेन एन एक्सेप्शन इज डिटेक्टेड? तो जैसे ही हमारे पास एक्सेप्शन डिटेक्ट होता है तो पीसी को हम क्या करते हैं, तो हम पीसी को पहले स्टोर करते हैं ऐसे ही पीसी रजिस्टर के ऊपर, और फिर हम उसको हैंडलर के ऊपर रीडायरेक्ट कर देते हैं ताकि जो हमारे पास हैंडलर वाला कोड है वो हमारे पास एग्जीक्यूट हो सके। देन हमारे पास जो चौथा क्वेश्चन है वो क्या है कि व्हाई डू वी नीड सेपरेट IF डॉट फ्लैश ID डॉट फ्लैश EXE डॉट फ्लैश सिग्नल्स? तो इसलिए हमें चाहिए होते हैं ताकि हम सेपरेटली, यानी कि हमारे पास पूरा कंट्रोल हो हमने किस वाली स्टेज के ऊपर हमने फ्लैश अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास सही आंसर होगा वो बी होगा, टू सेलेक्टिवली रिमूव इंस्ट्रक्शंस एट डिफरेंट स्टेजेस। नेक्स्ट, ओहो ये तो पहले ही एग्जीक्यूट हो गया। इसका इसको आप थोड़ा सा रोक दें। व्हाट इज एन एक्सेप्शन इन पाइपलाइन प्रोसेसर? इसका आंसर हमारे पास बी होगा, एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट ऑल्टर्स प्रोग्राम फ्लो। देन हमारे पास जो छठा क्वेश्चन होगा, हाउ डज अ पाइपलाइन फ्लश हेल्प इन हैंडलिंग एक्सेप्शंस? तो इसका जो हमारे पास वो आंसर है वो बी है, रिमूव्स इंस्ट्रक्शंस दैट शुड नॉट एग्जीक्यूट, ठीक है। ओके, तो देन हमारे पास जो हमारे सातवां क्वेश्चन है वो यही है कि अगर EX स्टेज के ऊपर हमारे पास कोई एक्सेप्शन आ जाए तो हमारे पास कितने मिनिमम नंबर ऑफ सिग्नल्स रिक्वायर्ड हैं फ्लश को करने के लिए वगैरह, ठीक है। तो वो हमारे पास 3 होंगे, क्योंकि EXE, IF और ID ये 3 स्टेजेस के ऊपर हमने फ्लश को अप्लाई करना है। हमारे पास अगला आठवां क्वेश्चन है, कंसिडर अ ब्रांच इंस्ट्रक्शन रिजॉल्व इन मेम स्टेज विद इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी इन EX, ID, IF स्टेजेस, व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लैशेस इंश्योर करेक्ट एग्जीक्यूशन? तो ये हमारे पास अगर मैम स्टेज के ऊपर हमारे पास कोई ब्रांच रिजॉल्व हो रही है तो उससे पीछे हमारे पास 3 गलत इंस्ट्रक्शंस पहले से ही पाइपलाइन के ऊपर आ जाती हैं, तो हम IF डॉट फ्लश, ID डॉट फ्लश और EXE डॉट फ्लश इन 3 फ्लशेस को ऑन करेंगे। तो यहाँ तक थी हमारे पास एक्सेप्शन एंड इंटरप्ट्स की वीडियो कि किस तरह से हम इनको रिस्क आर्किटेक्चर के ऊपर हम अप्लाई करते हैं। अगली वीडियो में हम रिस्क एंड सिस्क आर्किटेक्चर को देखेंगे, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन को देखेंगे, और मॉडर्न CPUs में यानी कि मॉडर्न एरा के अंदर कौन सी चीज़ ज़्यादा यूज़ हो रही है या फिर हाइब्रिड यूज़ हो रही है, क्या चीज़ हो रही है, हम वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।